Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to pick up the most important news from the Daily Hindu analysis for our CLAT, TELECT and other law entrance exam, which are going to be very important. So from now on, since we are only about 2 months away from the exam, so I will be focusing on those news which are very important for you, and I suggest that you make a notes of that. अलॉन्ग विद दैट कोई भी न्यूज़ में डिस्कस करूंगा तो उसके जितने भी बैकग्राउंड है विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज दैट टुडे इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे and International Girl Child Day. So it was in 2011, ठीक है ना, that the United Nations General Assembly adopted a resolution. That resolution was 66 by 170. That is the name of the resolution adopted by United Nations General Assembly. तो ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था टू डिक्लेयर. डेट भी देखिए इंपॉर्टेंट है. डेट जो है वो अक्टूबर के बाद आता है, दैट इज 19th December. Okay, so it was on this day that this resolution was adopted, and finally October 11th was declared as International Girl Child Day. ठीक है. अब जो 2022 का थीम है अबाउट द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो दैट थीम इज आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर. सो आवर टाइम, थीम लिख लीजिएगा, आवर टाइम इज नाउ, ठीक, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है. दैट इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे. अलॉन्ग विद दैट we have certain policies and programs. तो ये जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड है, इट इज़ टू रिकॉग्नाइज द गर्ल चाइल्ड राइट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम. तो अगर हम ब्रॉडली अगर देखें गर्ल चाइल्ड हमारे यहाँ पे, तो एक तो जो प्रोग्राम है दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है. एक तो ये प्रोग्राम है, ठीक है. दिस इज़ द प्रोग्राम डायरेक्टली विच एम्स फॉर empowering the girl child, first by saving her and then by educating her. The second is PNPCDT Act, so prenatal preconception diagnostic test. So this act bans the detection of sex of fetus. Fine. Now coming to the next news about the रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो अभी देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस का न्यूज़ है, ये एडिटोरियल पे भी होगा तो मैं उसको वहाँ पे फॉलो करूँगा. अभी हम यहाँ पे बस एक फैक्ट ले लेते हैं कि रशिया ने फिर से यूक्रेन में अटैक करना चालू कर दिया है. सेवरल सिटीज़ विच वे बॉम्बार्डेड विच इंक्लूडेड कीव द कैपिटल, दिनिप्रो, ज़ैपोरिज़िया, लिवाइव. तो हमने कुछ पास्ट में भी पढ़ा था कि 4 रीजन थे जहाँ पे रिफरेंडम हुआ था. दैट वाज ज़ैपोरिज़िया वाज वन अमंग देम. द अदर 3 वर लुहांस्क, डोनेट्स्क एंड खेर्सन. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि खार्किव में बहुत सारे एरियाज़ को यूक्रेनियन फोर्सेस ने रीगेन कर लिया था. उसके बाद ये जो अटैक है इट कम्स जस्ट आफ्टर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ अ ब्रिज, ओके, विच कनेक्टेड रशिया विद क्रीमिया. So this bridge, which was road cum rail bridge connecting Russia with Crimea, it went through Strait of Kerch, ठीक है ना, Strait of Kerch, ठीक है ना. जो Strait of Kerch है, it joins Black Sea with Sea of Azov. तो Strait of Kerch है, ये चीन 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है. आप अगर मैप में देखेंगे तो वन इज Sea of Azov एंड द नेक्स्ट इज Black Sea, ठीक. इनके बीच में ही क्रीमिया आता है, ठीक है ना. और क्रीमिया जो है क्रीमिया और रशिया को जो के बीच में जो एक नैरो वाटर बॉडी है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च. तो इसको ब्लो कर दिया गया था, किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, ठीक है. तो अब यहाँ पे नाउ रशिया हैज़ फायर्ड अराउंड 75 मिसाइल्स ऑन सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री विच ऑल्सो इंक्लूड्स ईरानियन ड्रोन्स. तो ईरान से, नॉर्थ कोरिया से कुछ दिन पहले ड्रोन्स और मिसाइल्स खरीदे गए थे, तो वो अब भी इस वॉर में यूज़ किए जा रहे हैं. ओके, नाउ इट इज़ अ कंसर्न फॉर इंडिया, concern for the whole world, but India has expressed deep concern over the escalating violence in Ukraine
and it has called for immediate return to the path of diplomacy and dialogue. ओके तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कीव में हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस रहते हैं, वो भी डेंजर में हैं, और अगर वॉर बढ़ता है तो ये इंडियंस भी डेंजर में आ जाएंगे. और जो सेकंड चीज़ जो है वो वॉर का कि हम खुद ही देख रहे हैं कि ये जो वॉर है इट हैज़ जस्ट कम आफ्टर कोविड-19 एंड इट हैज़ wreaked havoc on world's economic prospects. Now the next news is about the obituary. So obituary में SP founder 3-time उत्तर प्रदेश CM मुलायम सिंह passes away. So he was a 3-time chief minister of Uttar Pradesh. Along with that, he was also the defense minister of India. Now we will continue with the Russia-Ukraine crisis with this editorial, because this editorial is very important. तो इस एडिटोरियल को करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो कीप राइटिंग. द फर्स्ट इज़ कि 2 रेजोल्यूशंस जो हैं वो रिसेंट रेजोल्यूशंस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. एक रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है, विच इज़ रिकमेंडेटरी इन नेचर, मीन्स इट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, विच इज़ बाइंडिंग. तो अभी हम दोनों रेजोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे. दोनों रेजोल्यूशन का एम यही था टू कॉल फॉर एंड ऑफ वॉर, दैट रशिया शुड स्टॉप अटैक एंड the world should not recognize the referendum which has taken in the 4 provinces of Ukraine. तो ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है दोस्तों, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 141 कंट्रीज दे वोटेड इन फेवर, ठीक है, 141 countries they voted in favor. Along with that, if you will see that 35 countries they abstained from voting. They abstained from voting. But there were some countries which voted against the favor, means against the resolution of United Nations General Assembly. अभी हम ये United Nations General Assembly की बात कर रहे हैं. So some countries which voted against the resolution, तो एक तो उसमें है बेलारूस, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, देन सीरिया and then one African country, Eritrea, ठीक है, Eritrea. So these were the countries 1, 2, 3, 4, 5 countries voted against this resolution. अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन पे. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, बट 11 कंट्रीज वोटेड इन फेवर. 11 कंट्रीज वर देयर विच वोटेड इन फेवर, ठीक है ना. दिस प्रपोजल वाज मूव्ड बाय इंडिया एंड यूएसए एंड अल्बानिया. उसके बाद रशिया जो है इट वीटोड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन. तो रशिया इज़ द परमानेंट मेंबर, इसने वीटो कर दिया अगेंस्ट में, तो ये रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया. उसके बाद इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड गैबन दे abstained from voting. जैसे कि आपने देखा, calling for dialogue and diplomacy, not sanctions. Fine. So these are the 2 resolutions which are important. एक बस मैं रीडिंग करा देता हूँ. एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी रिजोल्यूशन था अबाउट द चाइनाज एक्शन इन जिनजियांग प्रोविंस रिलेटेड टू उइघुर माइनॉरिटीज़. उसमें भी इंडिया हैज़ एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, कॉलिंग दैट एक्सटर्नल प्रेशर न देके अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी प्रमोट किया जाए, स्टेट एक्शन, पॉजिटिव स्टेट एक्शन प्रमोट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो. ओके, तो जब ये स्टार्ट होता है ये एडिटोरियल, सो स्टार्ट्स विद दिस 2 थिंग्स. ओके, तो इसीलिए मैंने इसको आपको बैकग्राउंड दे दिया. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो यूक्रेन है वो बाकी जगह भी अप्लाई किया है. इट हैज़ ब्रॉट दिस क्राइसिस इनटू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फाइन, जहाँ पे ICJ ने मार्च में रूलिंग दिया दैट रशिया शुड इमीडिएटली सस्पेंड दिस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे दैट रशियन ट्रूप्स इन यूक्रेन हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर क्राइम्स. तो यहाँ पे जो वॉर क्राइम्स है ये बात हो रही है बूचा की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बूचा किलिंग.
तो जब मैं आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 11th स्पेशल मीटिंग हुआ था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और उस 11th स्पेशल मीटिंग में जो रशिया की मेंबरशिप थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसको सस्पेंड किया गया था। ओके, आफ्टर द रिपोर्ट एमर्ज्ड रिलेटेड टू बूचा किलिंग। नाउ अब हम आगे चलते हैं इससे रिलेटेड। इट हैज़ ऑल्सो मूव्ड ICJ, देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इट इज़ बेस्ड इन रोम एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रोम स्टैट्यूट। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सो इट डील्स विद वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड एक्सेट्रा। देन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हम आते हैं जो इस ट्रीटी का, जो इस पूरे वॉर का एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव लेने के लिए, जो है कि रशिया हैज़ नाउ अनाउंस्ड द एनेक्सेशन ऑफ डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खेर्सन। और रशिया क्या कह रहा है, दैट दिस रीजन्स हैड रेफरेंडम्स एंड दे डिसाइडेड टू जॉइन रशिया। उसके बाद यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, ही हैज सेड कि ये जो रेफरेंडम थे जो 4 रीजन में हुए, दे वर कंडक्टेड इन एरियाज दैट आर अंडर रशियन ऑक्यूपेशन। ठीक है ना, मतलब ये स्वतंत्र नहीं थे, ये रशियन ऑक्यूपेशन में थे और तब ये रेफरेंडम किया गया है। तो दिस द सो कॉल्ड रेफरेंडम्स कॉन्स्टिट्यूट अ जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉपुलर विल ऑफ द पीपल। ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद रशिया ने 2 चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में से 2 आर्टिकल्स का नाम लिया। एक है आर्टिकल 51, दूसरा है आर्टिकल 1। आर्टिकल 51 जो है इट इज़ रिलेटेड विद सेल्फ डिफेंस। तो दिस वाज इन्वोक्ड बाय मिस्टर पुतिन जस्ट बिफोर इन्वेडिंग यूक्रेन, दैट रशिया हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देयर वाज नो एग्रेशन फ्रॉम यूक्रेनियन साइड। उसके बाद आर्टिकल 1 जो है इट रिलेट्स टू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दैट आर्टिकल 1 जो है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स प्रोवाइड्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस। ठीक है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन सबको है। बट आर्टिकल 2 क्या है, इट लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एज वन ऑफ द 7 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि रेफरेंडम कर सकते हैं बट कोई पॉलिटिकल पावर, कोई फॉरेन पावर की इंटरवेंशन उसमें नहीं रह सकती, इट शुड बी फ्री। ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ बीन अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन रेदर देन द एनेक्सेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि जो यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 1 है, ठीक है ना, इट इज़ रिलेटेड विद डीकोलोनाइजेशन, कि जो जहाँ के लोग हैं विच आर अंडर फॉरेन पावर, तो वहाँ के लोगों को अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, ठीक है, और फॉरेन पावर को गिव अप करना चाहिए अपना कंट्रोल, दैट इज़ द डीकोलोनाइजेशन। पर यहाँ पे रशिया हैज़ यूज्ड टू एनेक्स द ट्रीटी। उसके बाद नाउ कम टू द हेग कन्वेंशन ऑफ 1899। तो उसका जो आर्टिकल 43 है, इट स्टेट्स that authority of a legitimate power over territory if it has passed into the hands of occupant। मतलब कि कोई एक टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई रूल करता है, समझो R एंड ऑक्यूपेंट इज O। अब समझो ये O जो है वो R को हटा के जो है पावर अपने हाथ में ले लेता है, O अपने हाथ में पावर ले लेता है, ठीक है ना। देन O हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू री एस्टेब्लिश एंड एंश्योर पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। Fine, and the occupant shall respect unless absolutely prevented the domestic laws of the country whose territory it has occupied। तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑक्यूपेंट है उसने टेरिटरी ले लिया R से, फाइन, बट यहाँ पे O की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे O को आप समझिए रशिया, ठीक है ना। अब रशिया ने मान लो कहा कि मैंने ये 4 टेरिटरी ले ली है, ठीक है, फ्रॉम R इज हियर यूक्रेन, ठीक है। तो अब रशिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे का आप देखेंगे दैट रशिया विच विल बी कॉल्ड एज ऑक्यूपायर ओनली हैज़ अथॉरिटी एंड नॉट सोवरेनिटी ओवर दिस रीजन। सोवरेनिटी किसका है, अभी भी यूक्रेन का है, और वो सोवरेनिटी तब तक रशिया की नहीं हो सकती जब तक यूक्रेन का कंसेंट इसमें ना हो। फाइन, अब देखिए यहाँ पे एक आयरनी बताया है हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल लेके, दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ आयरनिक इज दैट द हेग कॉन्फ्रेंस वाज लेड बाय द रशियन जार निकोलस II, ओके, एंड मिस्टर पुतिन इज नॉट इवन फॉलोइंग अ लॉ हुज क्रिएशन वाज लेड बाय हिज ओन कंट्रीमैन। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर ब्लफ।
अब मान लीजिए कि अब नाउ रशिया इज रेजिंग द एंटी ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट, तो रशिया और यूक्रेन दे बोथ हैव नॉट साइन द ट्रीटी ऑन द प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो चार्टर है इट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। तो इस केस में क्या होगा कि इफ़ यूक्रेन इज अटैक्ड देन यूक्रेन कैन लॉन्च अ काउंटर अटैक ऑन रशिया फॉर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। नाउ द नेक्स्ट इज बैटल फॉर द सेना। तो यहाँ पे ये अक्सर पॉलिटिक्स में इंडिया में होता रहता है, ठीक है। सो वेन एवर देयर इज स्प्लिट मर्जर एक्सेट्रा, सो हु इज़ द रियल पार्टी, ये क्वेश्चन एमर्ज हो जाता है। तो ये शिवसेना के बारे में भी हो रहा है अबाउट बो एंड एरो, ठीक है। तो वहाँ पे अंधेरी ईस्ट करके एक जगह है मुंबई में, वहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाला है। तो उस बाई इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया है स्टेटस। अभी वो बो एंड एरो किसी भी फैक्शन को, दो फैक्शन है, एक उद्धव ठाकरे जी का फैक्शन, एक शिंदे जी का फैक्शन है, ठीक है। दोनों फैक्शन को अभी ये बो एंड एरो देने से इनकार किया है जब तक बाई इलेक्शन नहीं होता, तब तक ईसी का फाइनल ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो इस ऑर्डर के अंदर ही इलेक्शन कमीशन तीन चीज़ें रेगुलेट करता है। एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल्स, पार्टी सिंबल्स। नाउ दिस इज़ अबाउट चाइनाज पार्टी स्टेट, दिस इज़ अबाउट राइज ऑफ जी जिनपिंग। तो अगर हम देखेंगे कि 20th चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस होने वाली है, ठीक है। कांग्रेस जो होता है वो हर 5 years में होता है और हर साल जो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वो होता है प्लेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे जी जिनपिंग जो हैं, ठीक है, ही हैज़ taken the reign of China's political communist party in his own hand, okay, and there is a new era where if you will see that he has done too many new things, okay. So if you will just see over here that some of the things which he has done is that he has gone away with the notion of collective leadership। तो पहले ये था कि भाई कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब कि पावर विल बी शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और पॉलिट ब्यूरो एक्सेट्रा, बट दिस मॉडल विच वॉज पुट बाय डेंग जियोपिंग। अब अगर आप देखेंगे कि नाउ द पार्टी इज सोलली इन अंडर वन मैंस हैंड, दैट इज जी जिनपिंग। सो पार्टी इज़ द हाइस्ट फोर्स फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मिस्टर जी जो है उन्होंने ये जो पार्टी स्टेट डिवीज़न था कि पार्टी का रूलिंग अलग, स्टेट का डिवीजन रूलिंग अलग, तो इसको उन्होंने कोलैप्स कर दिया, इसको उन्होंने हटा दिया है। अब पार्टी का भी पूरा पावर जो है वो स्टेट के ऊपर है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे एक सेंट्रल कमीशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली डीपनिंग रिफॉर्म विच वॉज हेडेड बाय मिस्टर जी हिमसेल्फ, इट हैज़ डिस्प्लेस्ड द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द स्टेट काउंसिल एज द लीडिंग पॉलिसी मेकिंग बॉडी। फाइन। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एक ये बॉडी है जिसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखा हुआ है। तो सेकेंड बॉडी इज सेंट्रल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स कमीशन and Central Foreign Affairs Commission. It asserts control over economic and diplomatic policy. Fine. उसके बाद आप देखेंगे जो सिविल सर्विस है, a state within a state was brought under central organization department which handles now both party and state. उसके बाद Central United Front Work Department, it was placed in the charge of running all religious and ethnic affairs earlier which were managed by state commissions. उसके बाद ओवरहॉल ऑफ आर्मी भी हुआ है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, ओके। सो अगर आप देखेंगे मिस्टर जीस प्रेडिसर्स को गोइंग बैक टू देम, दे हैड फेल टू डू ब्रिंगिंग दिस थिंग आर्मी अंडर देयर कंट्रोल, ओके। नाउ इफ यू विल जस्ट सी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन अब है, तो अगेन ओवर हियर मिलिट्री पे पूरा कमांड है पार्टी का, ठीक है। Now the next is from Shanghai Cooperation Organization news. So if you will see that Pakistan to take part in closing ceremony of SCO anti-terror exercise hosted by India. So October 13th को
ठीक है ना, पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है फॉर द ऑनगोइंग जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड एज जेट विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मनेसार अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑन द लास्ट डे ऑफ जेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मनेसार एंटी टेरर 2022। अब इसको होस्ट कौन कर रहा है? दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मनेसार एंटी टेरर 2022। इट इज़ बीन होस्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये जो जेट है इट कम्स अंडर SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो SCO के 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, एक तो है सेक्रेटेरिएट, दूसरा है RATS, ठीक है ना। तो RATS जो है इट इज़ इन ताशकंद एंड सेक्रेटेरिएट इज इन बीजिंग, फाइन। सो RATS के अंडर ही ये आता है JATE दैट इज़ जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज मनेसार एंटी टेरर 2022। तो इसका चेयरमैन अभी इंडिया ही है, ठीक है, RATS का, फाइन। लास्ट ईयर का जो था इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान वेयर इंडिया आल्सो participated. तो JATE 2021 was held in Pakistan at National Counter Terrorism Center PUBB खैबर पुख्तूनख्वा। नाउ अब इस एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट दिस एक्सरसाइज इट इज एम्ड एट एक्सचेंजिंग एक्सपर्टाइज, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग सिनर्जी बिटवीन द काउंटर टेररिज्म फोर्सेज ऑफ SCO RATS members. The job is to enhance capabilities for conducting anti-terror operations and countering other security threats collectively. चलो अब आगे देखते हैं। काउंटर टेरर ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान, रशिया, चाइना and 4 Central Asian countries met in Delhi under the structure as India assumes its role as chairperson of the SCO RATS mechanism in October 2021. Now JATE it is an annual counter-terrorist exercise within the framework of SCO RATS. उसके बाद अब देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वन लाइनर। Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia has said that the Union government would draw up a national plan for helicopter emergency medical service, and a pilot project towards it would soon be launched at AIIMS Rishikesh. अब ये जो है helicopter service, okay, the helicopter will have a service cover of 150 km radius and will be able to provide emergency evacuation within 20 minutes. Fine. Now this was announced at the 4th Heli India Summit which was held recently in Srinagar. चलिए अब हम समाजवादी पार्टी के जो पैट्रियार्च थे मुलायम सिंह यादव जी, उनके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन थे ये, बहुत लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इज़ उत्तर प्रदेश, उसके 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। So we can expect a question from here. So now see, he has served as the chief minister of the state 3 times. कब 1989 to 1991, 1993 to 1995 and 2003 to 2007. Okay. उसके बाद अगर आप देखेंगे that he had held the defense minister's portfolio during the United Front government in 1996. That is H.D. Devegoda's government. Fine. Now see, it is not that every move of the 10-time MLA, so he has remained the MLA for the 10-time and 7-time MP, ठीक है, यहाँ पे ये important है। The next is center launches 24/7 telemental health service. So Jammu and Kashmir, Ladakh, Gujarat, Tamil Nadu, they are among the 20 states and union territories which are brought under telemental health program launched on the occasion of World Mental Health Day, that is yesterday. तो इसका नाम क्या है? टेलीमानस, द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वाज लॉन्च्ड बाय थावर चंद गहलोत। सो इट ओपन्स एट द गवर्नमेंट का एम क्या है? टू ओपन एटलीस्ट 1 टेलीमानस सेल इन ईच स्टेट UT। अ टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर 14416 हैज़ बीन सेट अप एंड इट विल एनेबल द कॉलर्स टू सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द चॉइस फॉर अवेलिंग द सर्विसेज। चलिए अब कल मेंटल हेल्थ डे था, तो मेंटल हेल्थ डे से रिलेटेड अब हम लैंसेट का एक रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, सो इट रिलीज्ड अ रिपोर्ट कॉलिंग फॉर रेडिकल एक्शन टू एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मेंटल हेल्थ, ठीक है। सो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मा एसोसिएटेड होता है। सो इट इंडिकेट्स दैट 19% ऑफ द पीपल लिविंग विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस फील नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो अब देखिए स्टिग्मा का क्या असर होता है।
So stigma, it can cause social exclusion and disempowerment of people with mental health condition, leading to discrimination and human rights violation, which includes problem in accessing the healthcare, challenges in securing employment, and increased likelihood of health complications leading to early death. अब देखिए जुलियन असांजे से रिलेटेड न्यूज़ है दैट ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव, बट मैं आपका अभी रिविजन करा देता हूँ. ही इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स. Currently he is in UK prison and his extradition to US has been approved by the UK courts, and recently Russia ने इनको सिटीजनशिप दिया हुआ है. फाइन. अब देखिए अब स्टॉर्म की बात करते हैं. स्टॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है. क्वेश्चन में एलेट में पूछा भी गया है. तो एक तो हमने कुछ दिन पहले किया था हरिकेन इयान. तो हरिकेन इयान के बारे में आपने पढ़ा था कि इसने पहले क्यूबा में लैंड किया, फिर फ्लोरिडा की तरफ चले गया, मतलब इट वाज इन अटलांटिक ओशियन. ठीक. अब दूसरा जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो ईस्टर्न पैसिफिक में. ठीक है. तो ईस्टर्न पैसिफिक में निकारागुआ साइड जो है, मतलब पैसिफिक में अब आ गए. तो पैसिफिक में इसका नाम क्या है? ट्रॉपिकल स्टॉर्म जूलिया. तो इट हैज़ emerged ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक ऑन संडे इवनिंग आफ्टर pummeling निकारागुआ विद रेन एंड विंड्स. ओके. Now, Nobel Prize in Economics. So, former US Federal Reserve Chair Ben Bernanke, okay, then Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig. They have been awarded the Nobel Prize in Economics. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे that Mr. Bernanke, he was recognized along with Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig. The Nobel panel at Royal Swedish Academy on Science in Stockholm said Trio's research had shown why avoiding bank collapses is vital. ठीक है, मैं बैंक्स कोलैप्स नहीं करना चाहिए. ओके. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.